नमस्कार। नंबर 1 डिबेट शो मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और बेहद ही संजीदा विषय के साथ आज मुद्दा गरम में हम आपके साथ में हाजिर हुए हैं। आतंक की नई कहानी और निशाने पर सैलानी। जी हां, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों के दौरान टेररिस्ट घटनाएं बढ़ गई हैं। यह कश्मीर में आतंक का नया दौर है जो ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है क्योंकि इस बार सीधे पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद घाटी में अमन चैन के दावों के बीच इन सिलसिलेवार आतंकी हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। पर्यटकों पर हमले की घटना से आम लोगों में रोष भी है और डर भी। जाहिर है आतंकी हमलों के जरिए राज्य में बने अमन के माहौल को डिरेल करने की साजिश इसे कहा जा सकता है। वहीं इस पर अब सियासत भी जमकर तेज हो रही है। पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी भी हो रही है। ऐसे में सवाल है कि जम्मू कश्मीर में ताजा हमले किस ओर संकेत कर रहे हैं। पर्यटकों को टारगेट करने के पीछे क्या टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने का मकसद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकी हमलों से केंद्र के दावों की पोल खुल गई है? सवालों के जवाब तलाशेंगे, मेहमानों के साथ बात करेंगे वहां के हालातों पर। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि क्या अब तक वहां पर हुआ और किसने क्या कहा। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 60 घंटे में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं। इनमें 10 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, एक जवान शहीद हो गया और एक आतंकी मारा गया। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच रियासी में हुए हमले की एक आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी लेते हुए गैर कश्मीरियों के लिए चेतावनी भी दी है। वहीं सेना के जवान भी आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहले रियासी और उसके बाद डोडा में आतंकी साजिश और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की है। बहुत जल्द इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। मंगलवार की देर शाम जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के जाबाज जवान कबीर दास शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट कर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू ने शहीद जवान के निवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की। इधर सिलसिलेवार आतंकी हमलों को लेकर देश भर में रोष देखा जा रहा है। बजरंग दल ने रियासी आतंकी हमले के विरोध में भोपाल, इंदौर समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी विरोध प्रदर्शन के साथ ही पुतला दहन भी किया गया। वहीं आतंकी हमलों के खिलाफ अयोध्या में भी साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारा जो रोष है, हम हिंदू तीर्थयात्रियों के विरुद्ध जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा कृत्य किया जा रहा है, भाई बहनों के ऊपर अगर इस तरह का आतंकवाद का हमला किया जाएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे और हम ईंट से ईंट बजाकर इनका जवाब देंगे। आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए बच्चे बूढ़े जवानों पर आंधाधुंध फायरिंग करी, उनको मारा। ऐसे देश में छुपे हुए उन गद्दारों को केंद्र सरकार चिन्हित करे, उन पर कार्रवाई करे, हमारी मांग। इधर इस मामले में सियासत भी अब तेज हो गई है। विपक्ष को केंद्र पर हमले करने का मौका मिल गया है। अब की बार वाले कहाँ गए? अभी बार बार वहाँ हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद अब की बार वाले वहाँ जा नहीं रहे हैं। क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, 3 दिन में 3 हमले हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? अगर उनसे ये सारी बातें नहीं संभाली जाती तो फिर से प्रधानमंत्री होने का उनको कोई अधिकार नहीं। मोदी सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह से विफल साबित हुई। अगर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है मोदी सरकार, तो इसे अपनी कश्मीर नीति को लेकर डींगे मारने का कोई अधिकार नहीं। मोदी सरकार की कश्मीर नीति को सिर्फ कश्मीर ने ही नहीं, पूरे देश ने खारिज कर दिया है। मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार तो ढिंडोरा पीट रही थी कि 370 हटाने के बाद हमने वहाँ शांति स्थापित कर दी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप देखें जो आतंकवाद सर उठा रहा है और कभी शांति नहीं हुई। मैं निवेदन करता हूँ
केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, गृह मंत्रालय से कि कृपया इस पर कठोर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें। अगर आपने कहा शांति स्थापित हुई है तो उसको साबित करके बताएं। ये जो हमले हैं, इसके पीछे जो तत्व हैं वो देश को तोड़ने, देश को बदनाम करने वाले तत्व हैं। उनकी कोई जगह मोदी सरकार में नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंक का ये नया दौर ज्यादा खतरनाक लग रहा है क्योंकि इस बार सीधे पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। साफ है इसके जरिए राज्य में बने अमन के माहौल को डिरेल करने का इरादा है। वहीं इस पर अब सियासत भी तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर तौर पर ये जो तमाम घटनाक्रम इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा, कश्मीर में आतंक का ये नई दौर नहीं देखने को मिल रहा है और ये नया दौर जो है ये काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहा है क्योंकि इस बार सीधे सीधे यात्रियों को, पर्यटकों तक को निशाना बनाया गया है। बातचीत करने के लिए इस वक्त 3 मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में उमंग कोहली जी हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उमंग जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में अभय नारायण राय जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभय जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश इकाई के, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले उमंग कोहली साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, ये वाकई में देश के लिए बड़ी चिंता का सबब है क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद में हालात बदलने की बहुत सारी बातें वहां पर हुई, सब कुछ हुआ। आपने चूंकि जमीन पर इन चीजों को देखा है और इन सब चीजों के से आप क्योंकि मुख्य धारा में जुड़े रहे हैं, ये जो नया दौर देखने को मिल रहा है वहां पर आतंकी हमलों का, जिसमें इस बार पर्यटकों तक को निशाना बनाया जा रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, 370 धारा हटाने के बाद जो है बहुत सारी चेंजेस तो हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। और एक इलेक्शन जो है हमने कंडक्ट किया जिसके अंदर मैसिव उसमें संख्या के अंदर लोगों ने आके जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया। इससे पाकिस्तान बौखलाया तो है ही, पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि 370 हटाने के बाद उसका सबसे ज्यादा जो है इम्पैक्ट, या जिसको कहिए तिलमिलाया सबसे ज्यादा है चीन। पाकिस्तान से भी ज्यादा अगर कोई तिलमिलाया है तो वो चीन तिलमिलाया है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो ये देखा जा सकता है कि उसके 370 हटाने के बाद गलवान हुआ, गलवान के अंदर हमारे जो है जवानों की शहादत हुई। और उसके बाद जो है वो चीन हर जगह, चाहे वो अरुणाचल के अंदर हो या फिर जो है वो लेह लद्दाख के अंदर हो, उन्होंने इनकर्जन्स अपनी जो है वो जारी रखी 370 हटाने के बाद। उसी दौरान जो है वो कुछ ट्रुप्स की जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट की गई एंड कुछ बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो चेंज किए गए। और कुछ बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो जम्मू वाले इलाके के अंदर जो है पहले से जो है वो कम हुए भी हैं। और उसको जो है वो एक रणनीति को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है कि उसका फायदा कहीं दुश्मन देश तो नहीं उठा रहे, कहीं चीन और पाकिस्तान आपस में मिलकर हमारे को जो है टारगेट ऐसे एरियाज में तो नहीं कर रहे जहां हमारी वनरेबिलिटीज क्रिएट हो गई हैं, या फिर इसके अंदर कुछ चीन और पाकिस्तान की मिली भगत है कि वो एक लार्जर मैसेज जो है वो देना चाहते हैं कि 370 के हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पूरे के पूरे J&K के अंदर, चाहे वो जम्मू एरिया हो, चाहे वो वैली एरिया हो, या फिर जो है पीछे हिंडरलैंड में हो, सारी जगह जो है वो अटैक करने की अभी भी काबिलियत रखते हैं। तो ये जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए चैलेंज है। हमारे को जो है इस चैलेंज को जो है वो मीट करना है और हर हालत में जो है टूरिस्ट और आम नागरिक और बाकी सब लोगों को भी जो है वो नॉट ओनली सिक्योरिटी बट नॉर्मलसी 100% लानी बहुत जरूरी है। उमंग साहब, इन सब के बीच में एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। जब आप 370 का भी जिक्र कर रहे थे, हम स्क्रीन पर भी वो फैक्ट्स इस वक्त चला रहे हैं। वो ये कि जब 370 हटी उसके बाद में टेररिज्म की जो घटनाएं थी वो तो बढ़ी हैं, लेकिन कैजुअलिटी कम हुई है, चाहे वो आम नागरिकों की हो या सुरक्षा बलों की हो, ये राहत की बात है। लेकिन दूसरी तरफ आतंकियों ने भी अपना पैटर्न बदला है। आतंकियों का जो भर्ती मिशन चलता है उस भर्तियों में भी इजाफा हुआ है और ये इजाफा काफी ज्यादा है, करीब 13% की से बढ़कर ये 39% की करीब भर्ती वहां पर हुई है। घात लगाकर ज्यादा अब हमले हो रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेटेजी बदली है उसको किस तरह से देखते हैं उमंग साहब? मैं ऐसा मानता हूं कि 370 को स्ट्रिक्टली जो है वो कैजुअलिटीज के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक स्ट्रेटेजिक जो है वो मूव है, एक स्ट्रेटेजिक मूव जो है वो की गई है और अब वो कर दी है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चेक हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका जो है अनुमोदन कर दिया है। वो एक अलग विषय है, उसको जो है वो हम कर चुके हैं। अभी 370 के बाद हमने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया है जिसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं और जिससे, जैसे मैंने कहा,
पाकिस्तान और चीन दोनों तिलमिलाए तो जरूर हैं। उन्होंने वेरियस फ्रंट्स के ऊपर इसकी जो है वो आलोचना की है, और हम जो है वो दुश्मन का जो है वो हाथ जो है मजबूत नहीं करना चाहते, ये कह के जो है वो 370 गलत हटाई गई है। 370 रेवोकेशन के अपने फायदे हैं और वो फायदे जो है वो मिल भी रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि ये जो कैजुअलिटीज हमारी हुई हैं, दुश्मन ने पक्का अपना जो है टैक्टिक्स जो है वो बदली है, ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशनल टैक्टिक्स जो है वो बदली है। उन्होंने जो है वो हिंटरलैंड के अंदर, जम्मू रीजन के अंदर जो है वो अटैक्स जो है और ज्यादा कर दिए हैं। आप देखेंगे कि जम्मू, डोडा, रियासी, राजौरी, पुंछ, इस एरिया के अंदर पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत सारी हमारी जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत सारे हमारे जो है वो अटैक हुए हैं, और ये जो है एक चिंता का विषय है। और इसको जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, द गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड, इसके ऊपर जो है चेक करना चाहिए कि क्या जो OGW नेटवर्क है, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो टेररिस्ट्स के हैं, क्या वो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं? ठीक है। क्या जो है वो और ज्यादा जो है वो पैसा किसी और तरीके से अभी जो है वो चाइना और पाकिस्तान मिलके जो है वहां पे दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कैजुअलिटीज भी ज्यादा हो रही हैं, और जिसकी वजह से जो है टूरिस्ट, इवन पॉलिटिकल लीडर्स, आम जनता को जो है वो और ज्यादा बिल्कुल ये फंडिंग्स को लेकर भी, और क्या इन हाउस फंडिंग्स को लेकर भी लगातार जो चिंता जाहिर की जाती है कि देश के भीतर ही इनको फंडिंग लगातार टेरर एजेंसीज को होती है, ये सब भी चिंता का विषय है। और टेक्निकल तौर पर क्या कुछ बदला है, इस पर भी और डिटेल में आपसे बात करता रहूंगा अमन कोहली साहब। इन सब के बीच में चूंकि अभय नारायण राय जी और दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़े हुए हैं, तो अभय नारायण जी, जानना चाहेंगे आपसे, हमने आपकी पार्टी के नेताओं को भी सुना, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी सुना, सभी इस वक्त जो है वो सीधे सीधे पॉलिटिकल बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। देश पर ये खतरा है, चिंता की बात है, आतंकवाद सभी के लिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं, जो बयानबाजी इस वक्त हो रही है? देखिए, 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार इस देश में बनी, तो वो लोग लगातार कश्मीर की बात करते रहे, और कश्मीर की बात ही नहीं की। 370 उन्होंने हटाया, कश्मीर को से लद्दाख को अलग किया, राज्य सरकार का दर्जा था उसको उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जम्मू कश्मीर को। ये तमाम बदलाव किए, और राज्यपाल, उपराज्यपाल वहाँ बैठाकर केंद्र सरकार वहाँ पे कंट्रोल कर रही है। प्रश्न यही है कि आपकी कश्मीर नीति क्या है? 370 हटाने के क्या फायदे कश्मीर के जनता को, हिंदुस्तान के पर्यटकों को और देश को हुआ? इन बातों का जवाब तो जनता के बीच आना चाहिए। आतंकवादी घटनाएं लगातार चल रही हैं। जब से आपने केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, जब से आपने उपराज्यपाल को वहाँ बागडोर सौंपी है, लगातार छुटपुट घटनाएं, जिसमें हमारे जवान भी शहीद होते हैं, कश्मीरी भी शहीद होते हैं, और पर्यटक भी शहीद होते हैं। और अभी तो प्रधानमंत्री जी तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार का जश्न मना रही थी, और उधर हमारे तीर्थ यात्रियों के बस पर हमला हो रहा था। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ताकत उनको कहां से जवाब चाहेंगे इसके ऊपर? वो कह रहे हैं कि 370 के मामले में और कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार की जो नीतियां थी वो सही तरीके से जमीन पर नहीं उतरी, और जो दावे थे वो सही उतर नहीं रहे हैं, उसके विपरीत परिणाम आ रहे हैं। ठीक है अभिनारायण जी, आता हूं। दुर्गेश जी बताइए। फंडिंग बंद हो जाएगी। देखिए हितेश जी, जो जान माल का नुकसान हुआ है, जो लोग शहीद हुए हैं, जो हमले में अपनी जान गंवाए हैं, सबसे पहले तो मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। कोई भी हमला हो, कोई भी जान जाए, कोई भी दुर्घटना होती है, वो बेहद दुखद होती है। मुझे लगता है कि अभय नारायण जी निश्चित रूप से मोदी सरकार 3 बनने से ये भी खुश नहीं है, और ये सीधे सीधे आरोप मढ़ने का काम कर रहे हैं। हमें जो आपने यहाँ पे कर्नल साहब को बिठाया है, उन्होंने स्पष्ट किया कि उससे क्या क्या फायदे हुए हमें, और हम कैसे आतंकवाद को धीरे धीरे शने एक ही जगह पे बांधने में कामयाब हुए। हमारे अभय नारायण जी निश्चित रूप से बता रहे हैं कि मोदी सरकार में ये हुआ, तो क्योंकि ये राजनीति करने का विषय नहीं है। मैं अगर इनके शासनकाल में हुए हमलों की बात करूं, तो वो इतने हैं कि वो अभी डिबेट को खत्म कर देंगे, पर मुझे लगता है जी ये राजनीति करने का अवसर नहीं है। कांग्रेस को, इनका जो मूल चरित्र है कांग्रेस का, वो इन्हीं अवसरों की खोज पर रहकर अपनी राजनीति को चमकाना और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। पर हम इस तरफ नहीं जाएंगे। मेरे पास भी पूरा चिट्ठा है कि कब से लेकर मुंबई ब्लास्ट की बात कर लें या
संसद पर हमले की बात करते, सब विषय है मेरे नहीं दुर्गेश जी, लेकिन हम कश्मीर पर बात कर रहे हैं ना, कश्मीर की स्थितियों को लेकर, क्योंकि ये लगातार सरकार की तरफ से भी लगातार दावा किया गया कि धारा 370 अगर हटेगी तो वहां पर अमन चैन की स्थिति कायम होगी, टेररिज्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, नोटबंदी को भी इससे जोड़कर देखा गया था, क्योंकि ये सारे दावे आपकी ही तरफ से हुए और अब उसी को लेकर सवाल। मैं उसी पे ही बात कर रहा हूँ, पर जो हमारे यहाँ पे जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं वो जो उन बातों को कर रहे हैं, ये राजनीति करने का अवसर नहीं है। आज तो साथ खड़े रहकर कुछ ऐसे सुझाव देने का अवसर था कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद का कोई भी पक्षधर नहीं हो सकता है, पर हम उसके खिलाफ क्या ठोस काम कर सकते हैं। हमने धारा 370 हटाने की बात की। आप देखेंगे कि वहां पे जो अलगाववादी नेता थे उनका जो पूरा देश के जो संसाधनों उनके इस्तेमाल होते थे उनको बंद करने का काम किया, वहां पे अमन चैन कायम करने का काम किया। और ठीक है, जो अभय नारायण जी बताइए, वो कह रहे हैं कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, और वाकई में ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा का सवाल है, इस पर किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि भाई जिसने अपने पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को इस आतंकवाद और उग्रवाद की भेंट चढ़ते देखा है, ऐसे में क्या आप लोगों की तरफ से सिर्फ एक तरह की सियासी बयानबाजी होगी, या वाकई में इस मसले पर कोई साझा रणनीति के तहत आप लोग सुझाव दें कि ये बेहतर कर सकते हैं या ये किया जाना चाहिए? बताइए अभय जी। हितेश जी, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह गृह मंत्री हैं, इस देश के गृह मंत्री हैं, वो भाजपा के नहीं हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं। लेकिन पूरे चुनाव में कश्मीर को लेके आप राजनीति की बात करते रहे। आप नोटबंदी लाए तो आपने आतंकवाद से जोड़ा, आप 370 हटाए तो आपने अमन शांति से जोड़ा। हम तो सवाल सत्ता से पूछेंगे ना, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष से सवाल नहीं पूछना है दुर्गेश जी, सवाल तो सत्ता से पूछना है कि 370 हटाने का क्या फायदा हुआ, आपके नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, और आज जो घटनाएं हो रही है, आज आप डिबेट में चाह रहे हैं कि राजनीति ना हो। क्या आपने कश्मीर में सभी दलों को बुलाकर कोई देश में बैठक की? क्या संसद में विपक्षी नेताओं से कोई सलाह ली? 3 दिन से हमला हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री ने पहल की कि विपक्षी पार्टियों से इसमें बात की जाए, उनके सुझाव लिए? ठीक है दुर्गेश जी, इसका जवाब दीजिएगा, फिर मुझे जाना है कर्नल साहब के पास में, चूंकि कुछ मुझे टेक्निकल पॉइंट्स पे भी बात करनी है। दुर्गेश जी तैयार है। कर्नल जी, दुर्गेश जी माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी केवल बात करती है। ठीक है जी, ये राजनीति से बात नहीं है, ये राजनीतिक बातें ही करना चाह रहे हैं। ये इनको करने दीजिए, प्रदेश की जनता, देश की जनता इनको देख रही है। जिन्होंने भी ये हमले किए हैं, जो भी आतंकी हैं, आतंक को निस्तानाबूद करने का जो हमारा संकल्प है, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। हम जो भी घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से हमारी केंद्र सरकार और हमारी पूरी मुस्तैदी के साथ, हमारी सेना पूरी मुस्तैदी के साथ ईट का जवाब पत्थर से दे रही है, और आप निश्चित रहिए आने वाले समय में ये जो भी घटनाएं हुई है, ठीक है, और हमारी कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ। मध्य प्रदेश के उस जवान के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उमंग कोहली साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल इन पूरे घटनाक्रम में, जो जिस तरह से इस वक्त रियासी में जो हुआ हमला, उसमें सीधे सीधे तीर्थ यात्रियों को यूं कहें कि जो टूरिज्म था उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, टूरिस्ट की बस पर हमला किया गया। क्या ये पर्यटकों को टारगेट करने के पीछे टूरिज्म इंडस्ट्री को भी वहां पर निस्तनाबूद करने की कोशिश, प्रभावित करने की कोशिश ऐसा लगती है? जी अपनी बात रखिएगा उमंग जी। ये हितेश जी, मैं काफी समय से 2-3 चीजें कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, वो ये है कि हाँ, पहली चीज ये है कि अब इससे आगे क्या और क्या सबसे पहले करना चाहिए केंद्र सरकार को भी। और हम केंद्र सरकार को मैं पहले भी जो है वो कर चुका हूँ, एक बारी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि बहुत सारे जो है OGW रहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो टेररिस्ट्स की मदद करते हैं, और उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट रहती है इन अटैक्स के अंदर, चाहे वो टूरिस्ट्स के ऊपर हो या आम नागरिक के ऊपर हो। वो बहुत सारी FIR
2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी बहुत सारी एफआईआर जो है वो पहले भी और 370 के रेवोकेशन के बाद भी बहुत सारी एफआईआर आर्मी ने लॉन्च की इन ओजीडब्ल्यूज के अगेंस्ट। लेकिन इन ओजीडब्ल्यूज के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई उतनी स्पीड से नहीं हो पा रही जितनी स्पीड से होनी चाहिए। ये ओजीडब्ल्यूज की जो है वो के लिए स्पेशल कोर्ट जो है वो नियुक्त होने चाहिए। मेरी अपील है होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी कि वो जो है एक स्पेशल कोर्ट जो है वो नियुक्त करने का आदेश दें, जिसके अंदर जो है ये ओजीडब्ल्यूज जो मदद कर रहे हैं टेररिस्ट्स की, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है सजा दिलाई जाए। मैं डोडा के अंदर भी था, राजौरी के अंदर था, मैंने 2 टेन्योर काटे हैं आरआर के अंदर और कई एफआईआर हमने उस समय भी लॉन्च जो है करवाई और बहुत सारे ओजीडब्ल्यू जो है वो छूट भी गए बिना जो है वो ट्रायल के, क्योंकि वो चार्जशीट ही दायर नहीं हुई उस समय। तो मेरी उनसे जो है अनुरोध है कि जब तक ये ओजीडब्ल्यू नेटवर्क हम पूरी तरह से ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये 370 धारा को हटाने के फायदे जो हैं वो पूरी तरह से मेरा अगला सवाल भी यही था उमंग कोहली साहब आपसे, और आपने बहुत डिटेल में उसमें बात भी की। मेरा सवाल यही था कि क्या अब भी कश्मीर में लोकल लेवल पर जो सपोर्ट आतंकियों को मिलता रहा है, चाहे वो टेरर फंडिंग के मामले में हो या बाकी जिसका आप अभी ओजीडब्ल्यू का जिक्र कर रहे हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, क्या ये एक बड़ा फैक्टर है आपको लगता है? उमंग जी संक्षेप में रखिएगा बात। उमंग जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? उमंग जी जवाब दीजिएगा अपना। चलिए उमंग जी से संपर्क हमारा शायद कट गया है, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह कही। और ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि जिस बात का हम भी जिक्र कर रहे थे कि लोकल लेवल पर जो सपोर्ट आतंकियों को मिल रहा है, अपनी ही सरजमी पर बैठकर जो लोग इस तरह की हरकतों में लगे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। 370 जमीन पर अगर कामयाब करना है, वाकई में जिन दावों के साथ में इसे हटाया गया था, तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। बहुत सारी चीजें हैं, इनके ऊपर एफआईआर भी हुई हैं, कार्रवाई करनी होगी। लेकिन सबके बीच में सियासी बयानबाजी भी इस मसले पर हो रही है। सियासत से ऊपर उठकर सबको मिलकर साझा तरीके से कैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, इस पर अगर काम करें तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।